आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं और यह सामान्य ज्ञान की वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। और इस वीडियो में काफ़ी जो कि क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन आपके संभावित हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जो लोग नए हो चैनल पर, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें दे रखा है सिंधु घाटी मरुस्थल, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, और तीसरा ऑप्शन है थार मरुस्थल, और चौथा ऑप्शन है कच्छ का रण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी मरुस्थल भारत में नहीं है। अब इसकी हम देखते हैं व्याख्या। देखिए, इसमें व्याख्या से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप इसलिए ध्यान से व्याख्या देखें। इसमें लिखा है सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। यह मरुस्थल चोलिस्तान, जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, जो पाकिस्तान यानी कि पंजाब में स्थित है, क्योंकि एक पंजाब पाकिस्तान में है, एक भारत में है। जो पाकिस्तान में पंजाब है यह वहाँ पे लगता है, यानी कि सिंधु घाटी का मरुस्थल। इसमें लिखा है यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित शुष्क मरुस्थल है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल और कच्छ का रण तटीय मरुस्थल हैं, जो कि पूर्णतः भारत में स्थित हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद, यानी कि जो कि दिल्ली में है, स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो आंसर है इसमें देखिए दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बेगम इशरत और गुलबदन बेगम और रोशन आरा और जहां आरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जहां आरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, जहां आरा जो है, इसमें लिखा है शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। इसमें से आंगन और बाग के साथ एक दो मंजिल मध्य कारवा सराय भी थी, और शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। जहां आरा रोशन आरा बहनें थीं, यानी कि जहां आरा और रोशन आरा ये बहनें थीं। रोशन आरा ने उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जिसने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इस व्याख्या से आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा एलटी ग्रेड परीक्षा में। जैसे इसमें दे रखा है हुमायूंनामा किसकी है, गुलबदन बेगम की रचना है, और ये कौन थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें दे रखा है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन दे रखा है भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, ऑप्शन नंबर सी देश की जनता द्वारा किए गए कार्यों के कारण, और चौथा ऑप्शन है भारी बहुमत के कारण। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। देखिए, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। लिखा है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन
पूर्ण स्वराज्य के प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 से देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, जरा थोड़ा दिक्कत आ रही है इसमें। एक मिनट बस। हाँ, चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, इसमें दे रखा है ऑप्शन 22 अप्रैल, 5 जून, 17 जून और 22 मई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 17 जून को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इसकी व्याख्या पर चलते हैं हम। इसमें दे रखा है 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की गई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, यानी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने, ये क्वेश्चन शायद आपको दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में है? तो ऑप्शन है शिमला, मनाली, गंगटोक, श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। इसमें लिखा है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, जो कि श्रीनगर में स्थित है। इसका पूर्व नाम सिराज बाग था। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इसे खुलवाया था। यह गार्डन जबरबान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड, चीड़, फर, देवदार। तो इसका आंसर है रेडवुड। इसकी व्याख्या लिखी है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। रेडवुड की खोज 2006 में हुई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 115.85 मीटर है। देवदार सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है और चीड़ एक सपुष्पक अनावृति बीजी पौधा होता है। इसका वृक्ष पिरामिड के रूप में होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। फर वृक्ष देवदार का सहचरी है। यह सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। इसके बाद इसकी व्याख्या है, इसमें लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है
और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है इसका मुख्यालय, जो कि ऑस्ट्रिया में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिडो का मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और इसके बाद दे रखा है इसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये व्याख्या आप लोग ध्यान से पढ़ें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और इसके बाद इसमें दे रखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं, यानी कि कितने सदस्य हैं? 10 स्थायी, 5 अस्थायी, 5 स्थायी, 5 अस्थायी, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, 10 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनओ में और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसकी व्याख्या में दे रखा है, एक मिनट जरा, हाँ देखिए अभी ठीक हो जाएगा आपका। इसमें एक मिनट, इसमें लिखा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यानी कि ये 5 देश स्थायी हैं और 10 अस्थायी देश हैं। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है, ये बदलते रहते हैं, किंतु स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें लिखा है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसमें दे रखा 8 से 14 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 7 से 14 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान है मुफ्त, यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2000 से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है? तो इसमें दे रखा वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रेल मार्ग इसका आंसर है। इसकी व्याख्या में दे रखा है 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल मार्ग का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चली। 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक चलाई गई थी, यानी कि भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई में चलाई गई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा। तो इसका आंसर है अरविंद अडिगा। इसकी व्याख्या में दे रखा है अरविंद अडिगा एक भारतीय नवीन साहित्यकार हैं। इन्होंने व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा है जो भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित लिखा गया है। सन
2008 में इनकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी वर्ष इन्हें 40वां मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अरविंद अडिगा पेशे से साहित्यकार के साथ साथ एक जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं। 1961 से 65, 1955 से 60, 1951 से 56, 1947 से 52। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1951 से 56। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास की। यह योजना हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ये ध्यान रखें आप, ये योजना जो थी हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इस योजना ने लक्ष्य 2.1% से ज़्यादा विकास दर यानी कि 3.6% हासिल की थी। क्वेश्चन है आपका अगला, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? ऑप्शन है संसद के सदस्यों, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74, इसको आप ध्यान रखें, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। विशेषतः 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधनों के उपरांत राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी हो गया है, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का डैश लगा के लिखा के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ब्रिटिश शासन, प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट ऑप्शन है सी, इसका आंसर है रॉलेट एक्ट। इसमें दे रखा गांधी जी का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसमें एक मिनट रुकिए, इसमें लिखा है गांधी जी का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। यह सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। यह एक्ट प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप तथा सरकार के द्वारा अन्य राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदत्त था और इसके द्वारा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश लगा लिखा के रूप में प्रकट होते हैं। परिसंपत्ति, महत्वपूर्ण, अपरिहार्य या देयता। तो इसका आंसर है डी, देयता इसका राइट ऑप्शन है। इसमें दे रखा है यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। वित्तीय लेखांकन में परिसंपत्ति एक आर्थिक संसाधन है। प्रत्येक मूर्त या अमूर्त वस्तु जिसका मूल्योत्पादन के लिए स्वाभाविक या मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसके लिए या इसके पास धनात्मक आर्थिक मूल्य को परिसंपत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मई, 30 सितंबर, 5 जून, 12 अप्रैल। ये सभी आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 5 जून को।
और इसकी व्याख्या बहुत ही मोस्टमेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण 2021 की थीम पारिस्थितिकीय तंत्र बहाली है, इसलिए पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की बहाली का संकल्प लेना चाहिए। पहले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी थी और इसमें लिखे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? और विटामिन दे रखा है इसमें विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विटामिन के राइट है। इसके बाद दे रखा है इसमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी आती है, इसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। फिर लिखा है विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी का होना। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? लोक निर्माण विभाग, हिमालय हिम प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या सीमा सड़क संगठन। तो इसका आंसर है सीमा सड़क संगठन। लिखा है अधिक ऊंचाई वाले एक मिनट रुकिए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1961 को भारत के सीमांत क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करने हेतु किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इस बात का आप ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 अक्टूबर 2016, 8 नवंबर 2016, 8 सितंबर 2016, 8 दिसंबर 2016। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 8 नवंबर 2016, यानी कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसके पहले भी भारत में 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार अंग्रेजी शासन में 1946 में नोटबंदी किया गया था और इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी की थी। सन 2005 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तो इन्होंने 500 के नोटों का नोटबंदी की थी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के अनुसार केंद्र सरकार RBI की केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की श्रृंखला को अवैध घोषित कर सकती है। तो ये क्वेश्चन थे आपके LT ग्रेड परीक्षा के लिए और यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।